आज हम डिस्कस करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पार्ट 1 में हमने इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया था। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सबसे पहले मीडिएटर्स जैसे टी एंड बी सेल्स क्या होते हैं, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आते हैं। और जब भी कोई फॉरेन एंटीजन या फॉरेन बैक्टीरिया अटैक करता है बॉडी पे, तो फिर ये टी एंड बी सेल्स एक्टिव होते हैं। तो ये मीडिएटर हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, ये ही एक्टिवेट करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। एंड इसके अंदर अदर्स जो इंक्लूड होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे, साइटोकाइंस में इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5। इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी है कि इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो डेज में होगा। मीन्स जब भी कोई माइक्रोबियल एंटीजन बॉडी पर अटैक करेगा तो ये एकदम से एक्टिव नहीं होगी, और एक्टिव होगी तो टी एंड बी सेल्स एक्टिव होते हैं, तो इनके एक्टिवेशन के लिए कुछ टाइम लगता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी है कि इसका रिस्पॉन्स होगा डेज में। थर्ड प्रॉपर्टी है कि इट रिक्वायर्स द प्रायर माइक्रोबियल एक्सपोजर। मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए पहले से ही माइक्रोब्स का अटैक होना चाहिए, एक्सपोजर होना चाहिए, तभी ये एक्टिवेट होगी। देन थर्ड है स्पेसिफिक। जो इन्नेट इम्यूनिटी थी वो नॉन स्पेसिफिक थी, बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी इट इज़ हाईली स्पेसिफिक। इट मीन्स कि ये स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट ही एक्ट करेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेमोरी प्रेजेंट। मेमोरी का मीन्स है कि जब एक बैक्टीरिया फर्स्ट टाइम अटैक करता है तो उसके बाद इन्नेट इम्यूनिटी एक्टिव हो गई है, लेकिन दोबारा से अगर अटैक किया तो जो ये टी एंड बी सेल्स हैं, इनके अंदर मेमोरी सेल्स होते हैं, मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेमोरी सेल्स का मीन्स है कि अगर दोबारा से उसी बैक्टीरिया का अटैक होगा तो जो ये इम्यूनिटी है इसको पता चल जाएगा कि ये वही वाला बैक्टीरिया है जिसने पहले भी अटैक किया था। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसमें मेमोरी रहती है, और इन्नेट में कोई मेमोरी नहीं रहती है कि अगर कोई दोबारा बैक्टीरिया अटैक करता है तो वहाँ पे मेमोरी एब्सेंट होती है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डाइवर्सिटी इज़ वाइड। मीन्स जो बहुत सारी तरह के एंटीजेंस के अगेंस्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो इसमें जो डाइवर्सिटी है वो वाइड है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दो टाइप्स की होती हैं, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, एंड सेकंड है आर्टिफिशियल एंड नेचुरल इम्यूनिटी। अब इनके बीच में डिफरेंस है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी होती है जो होस्ट इम्यून सिस्टम से ही प्रोड्यूस होती है, और पैसिव इम्यूनिटी होती है कि जब बाहर से कोई एंटीबॉडी को बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं तो वो होती है पैसिव इम्यूनिटी। जैसे इसके अंदर एग्जांपल आ जाता है एक्टिव में, जैसे कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, जो इन्फेक्शन से इंड्यूस होती है इम्यूनिटी, तो उसे बोलते हैं नेचुरल। और अगर वैक्सीनेशन देते हैं यानी वैक्सीन दिया जाता है अगेंस्ट किसी वायरस, तो वो होती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इस तरह पैसिव में जो होती है ये कब एक्वायर्ड होती है, मदर से जब फीटस को आईजीजी एक एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी का टाइप है, जब ये ट्रांसफ़र होती है तो वो होती है नेचुरल एंटीबॉडी। और रेडीमेड अगर एंटीबॉडी ट्रांसफ़र कर इंजेक्ट की जाए तो वो होती है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। थर्ड डिफरेंस है कि एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है, काफ़ी डेज तक रहती है, और पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट टाइम के लिए एक्टिव रहती है। एक्टिव इम्यूनिटी लैग पीरियड इसमें होता है। लैग पीरियड मीन्स जो इनिशियल स्टेज होती है एक्टिवेशन की, जब माइक्रोब अटैक करते हैं तो वो यहाँ एक्टिव इम्यूनिटी में रहता है, और पैसिव इम्यूनिटी में वो अब्सेंट होता है। इसी तरह मेमोरी जो होगी वो एक्टिव इम्यूनिटी में प्रेजेंट होगी। मीन्स कोई माइक्रोब अगर दोबारा अटैक कर रहा है तो वो एक्टिव इम्यूनिटी में प्रेजेंट होगा मेमोरी, बट पैसिव इम्यूनिटी में कोई मेमोरी नहीं होगी। इसी तरह एक्टिव इम्यूनिटी में बूस्टर डोजेस यूज़फुल होती हैं। जैसे पोलियो में बार बार उसकी डोजेस दी जाती हैं, उनको बोलते हैं बूस्टर डोजेस, यानी जो दोबारा अगेन एंड अगेन यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे बूस्टर डोजेस यूज़फुल होती हैं, बट पैसिव इम्यूनिटी में ये जो सब्सिक्वेंट डोजेस होती हैं इट इज़ लेस इफेक्टिव। एक्टिव इम्यूनिटी में नेगेटिव फेज हो सकता है, एंड पैसिव इम्यूनिटी में कोई नेगेटिव फेज नहीं होता है। अलग अलग फेजेस होते हैं। जब भी कोई माइक्रोब अटैक करता है तो लैग फेज़ होता है। लैग मीन्स स्टार्टिंग का जो फेज़ होता है जब माइक्रोब ने जब माइक्रोब्स का अटैक होता है, तो इसी तरह नेगेटिव फेज़ भी होता है।
नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो इम्यूनो डेफिशिएंट इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी जिनमें कोई टी एंड बी सेल्स नहीं होंगे, यानी उनमें जो इम्यून सिस्टम है उसकी डेफिशिएंसी है, तो उसमें ये यूज़फुल नहीं होती हैं। बट पैसिव इम्यूनिटी में ये इम्यूनो डिफिशिएंट इंडिविजुअल्स के लिए यूज़फुल होती हैं। अब है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी एक रेजिस्टेंस तब डेवलप होती है जब कोई भी इंडिविजुअल पे एंटीजन का स्टिमुलस होता है, और ये दो तरह की होती हैं। इट मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में एग्जांपल आता है मिजल्स वायरस इन्फेक्शन। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में मिजल वैक्सीन्स आती हैं। एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है, मीन्स काफ़ी लॉन्गर पीरियड्स तक रहती हैं, बट इनका ड्यूरेशन डिपेंड करता है टाइप, किस तरह का पैथोजन है उस पर डिपेंड करता है। जो लाइफ लॉन्ग रहती हैं, जब कोई भी जो वैक्सीन्स लाइफ लॉन्ग रहती हैं यानी पूरे लाइफ के लिए प्रोटेक्शन देती हैं, वो होती हैं अगेंस्ट सर्टेन वायरल इन्फेक्शन सच एज चिकन पॉक्स, मिजल्स, स्मॉल पॉक्स, मम्स एंड रूबेला। यानी कि अगर इन वैक्सीन्स को इन वैक्सीन्स को दिया जाए तो इनकी ये लॉन्ग टाइम तक यानी पूरी लाइफ तक जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। और जो शॉर्ट टाइम तक प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी वो होती हैं फॉलोइंग इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन। इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन में क्या होता है कि एक बार आपने कोई वैक्सीन ली, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर से दोबारा इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हो सकता है, तो इट मीन्स है कि वो शॉर्ट टाइम के लिए रहती हैं एक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है परम्यूटेशन और कॉमिटेंट इम्यूनिटी। ये तब तक इम्यूनिटी रहती है जब तक कि माइक्रोब प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ही डिसीज़ क्योर हुआ तो दोबारा से जो पेशेंट होगा वो ससेप्टिबल होगा माइक्रोब्स के लिए। इसमें जैसे कि स्पायरोकीट आ जाता है माइक्रो में, एंड प्लाज्मोडियम। अब होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। जब एंटीजन, कोई भी बैक्टीरिया होता है उसमें एंटीजन होता है, वो फर्स्ट टाइम जब अटैक कर रहा होता है, उसका एक्सपोजर होता है, तो ये जो फॉलोइंग इवेंट्स हैं वो टेक्स प्लेस होते हैं। फर्स्ट है लैग पीरियड और लेटेंट। लैग पीरियड क्या होता है कि एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है, मतलब ये एक टाइम पीरियड होता है जो रिक्वायर्ड होता है होस्ट इम्यून सिस्टम को एक्टिव होने के लिए। तो ये स्टार्टिंग का एकदम पीरियड होता है जिसमें कि जब माइक्रोब ने अटैक किया तो ये एक्टिव होगा, तो ये होता है लैग पीरियड। इसी तरह से जो अफेक्टर सेल्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ एक्टिवेटेड टी एंड बी सेल्स, वो जो होते हैं बाद में क्या बन जाते हैं, अफेक्टर बन जाते हैं। अफेक्टर टी सेल्स में आते हैं हेल्पर टी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और अफेक्टर बी सेल्स में क्या आते हैं, प्लाज्मा सेल। और प्लाज्मा सेल जो है फर्दर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। अनदर जो रिस्पॉन्स होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में मेमोरी सेल्स, क्योंकि इस इम्यूनिटी के अंदर मेमोरी प्रेजेंट है, तो जैसे ही दोबारा अटैक होगा उस माइक्रोब का तो क्या होगा, कुछ पोर्शन जो है स्टिमुलेटेड टी एंड बी सेल का वो मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि पार्ट है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का। इसी तरह से एंटीबॉडी सर्च, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी जब बी सेल एक्टिव होगा किसी भी एंटीजन के अटैक से, तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी, और जो मेनली प्रोड्यूस होती है वो आईजीएम टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले जो एंटीबॉडी सीरम में अगर देखते हैं तो वो स्लो मैनर में अपीयर होती है, उसके बाद वो एकदम पीक पे मतलब पहुंच जाती है, उसका हाईएस्ट अमाउंट हो जाता है। फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा स्टेशनरी हो जाएगा उसका अमाउंट, एंड देन फॉल डाउन। तो फाइनली जो होता है एक लो टाइटर मेंटेन होता है एंटीबॉडी का सीरम में। ये अलग अलग है कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सा पीरियड होता है और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में। ये अभी मैंने बताया कि लैग फेज होता है जब फर्स्ट टाइम किसी भी एंटीजन का अटैक हुआ, तो लैग फेज होगा, यानी कि जो टाइम चाहिए होता है होस्ट इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने के लिए वो। तो पहले तो जो आईजीएम एंटीबॉडी है उसका अमाउंट कम रहता है, फिर उसके बाद उसका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होता है, देन स्टेशनरी फेज आ जाता है और फिर फॉल डाउन हो जाता है। अब है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि सेम एंटीजन ने सेकेंड टाइम जब अटैक किया तो कौन कौन से इवेंट होंगे। लेटेंट पीरियड होगा, वही लैग पीरियड, देन नेगेटिव फेज होगा, देन एंटीबॉडी सर्च होगा, मीन्स एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा। देन पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी होती है जो रेडीमेड हमें इम्यूनिटी बाहर से मिलती है, ट्रांसफर्ड होती है होस्ट में, तो वो होती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। नेचुरल
नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, आईजीजी ये एक टाइप है एंटीबॉडी का, वो ट्रांसफर होता है मदर टू फीटस अक्रॉस द प्लेसेंटा, यानी कि जो फीटस होता है उसको जो इम्यूनिटी मिलती है वो मदर से मिलती है, क्योंकि उसमें आईजीजी एंटीबॉडी ट्रांसफ़र होती हैं। तो ये एक तरह की नेचुरल है, यानी मदर टू फीटस ट्रांसफ़र हो रही है। सेकंड है आर्टिफिशियल पैसिव। आर्टिफिशियल मीन्स जब रेडीमेड कोई एंटीबॉडी को इंजेक्ट करते हैं तो वो होती है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। और इसमें एग्जांपल आ जाता है रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन। अगर इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो जो इम्यूनिटी डेवलप होगी वो आर्टिफिशियल पैसिव होगी। रोल क्या होता है पैसिव इम्यूनिटी का, एक तो ये बेनिफिशियल होती है इम्यूनो डेफिशिएंट इंडिविजुअल, यानी जिनमें इम्यून सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, डेफिशिएंसी है, तो वहाँ पे ये इसका रोल मेन होता है। एंड ये फास्ट डेवलप होती है, इसमें कोई भी लैग फेस और नेगेटिव फेस नहीं होता है। इसमें कोई भी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं होती, क्योंकि इसमें मेमोरी सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जैसे कि पहले क्या हुआ था उसमें कि टी एंड बी सेल्स जो थे एक्टिवेटेड, वो मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो गए थे जब सेकेंड टाइम सेम एंटीजन का अटैक हुआ था। तो यहाँ पे कोई इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी सेल्स नहीं होंगे। बूस्टर डोजेज़ यहाँ पे इफेक्टिव नहीं होती हैं, मीन्स अगर बार बार कोई डोज दे रहे हैं किसी वैक्सीन की तो वो इफेक्टिव नहीं होंगी। अब डिफरेंस है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है कि जो रिस्पॉन्स आता है प्राइमरी एंटीजन, यानी फर्स्ट टाइम जब एंटीजन का अटैक होता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंड टाइम जब अटैक होता है तो वो होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी जो होता है वो स्लो होता है, लेट अपीयर होती है ये इम्यूनिटी और बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रहती है। जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए रहता है और फास्टर होता है। इसी तरह जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें लैग पीरियड लॉन्गर होता है, क्योंकि ये स्लो है तो इसमें 4 to 7 डेज़ का लैग पीरियड रहेगा, यानी एक्टिव करने के लिए इम्यून सिस्टम को। सेकेंडरी में क्या होता है, लैग पीरियड अब्सेंट होता है या फिर बहुत ही शॉर्ट होता है 1 to 3 डेज़ का। इसी तरह इसमें कोई नेगेटिव फेस नहीं होगा प्राइमरी में, और सेकेंडरी में नेगेटिव फेस होगा। यहाँ प्राइमरी में जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही लो अमाउंट में होगा, और जो एंटीबॉडी होगी वो आईजीएम टाइप की होगी एंड मोर स्पेसिफिक होगी। सेकेंडरी में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी वो हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होगी एंड ये आईजीजी टाइप होगी बट लेस स्पेसिफिक होगी। यहाँ पे जो प्राइमरी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे सेल वो होंगे बी सेल्स होंगे, बट यहाँ सेकेंडरी में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे वो मेमोरी बी सेल होंगे, यानी कि बी सेल जब कन्वर्ट हो जाएंगे मेमोरी बी सेल्स में तब वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ प्राइमरी में क्या होता है कि दोनों तरह के एंटीजेंस प्रोसेस होते हैं, जो टी डिपेंडेंट होते हैं यानी टी सेल्स पर जो डिपेंड करते हैं, या टी इंडिपेंडेंट होते हैं। जो सेकेंडरी होता है उसमें सिर्फ टी डिपेंडेंट एंटीजेंस ही प्रोसेस होते हैं। अब डिफरेंस है बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड। आज हमने एक्वायर्ड डिस्कस किया और पहले हमने इनेट किया था, तो अब इनके बीच का डिफरेंस क्या है। इनेट इम्यूनिटी होती है जो बर्थ से ही जब इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, मीन्स कोई अगर माइक्रोब्स अटैक किया तो जो बर्थ से ही हमें इम्यूनिटी मिली हुई है वो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट एक्ट करेगी। एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है या जो एक्वायर्ड होती है ड्यूरिंग लाइफ टाइम। फिर इनेट इम्यूनिटी का में जो इम्यून रिस्पॉन्स आता है वो विद इन मिनट्स आ जाता है, और जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो इम्यून रिस्पॉन्स आता है वो डेज़ में आता है, यानी जब कोई माइक्रोब अटैक करेगा तो जो इनेट इम्यूनिटी है वो एकदम से एक्ट करेगी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कुछ टाइम लगेगा। देन इनेट इम्यूनिटी में कोई प्रायर एक्सपोजर नहीं चाहिए एंटीजन का, पहले से कोई एंटीजन अटैक की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एक्वायर्ड में प्रायर एक्सपोजर टू एंटीजन इज़ रिक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी में डाइवर्सिटी लिमिटेड है, यानी कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एंटीजन्स के अगेंस्ट ये एक्ट करती है, एंड एक्वायर्ड जो होती है वो उसमें डाइवर्सिटी हाई है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि यहाँ पे मेमोरी सेल्स नहीं होंगे इनेट में, और एक्वायर्ड में मेमोरी सेल्स होंगे, क्योंकि टी एंड बी सेल्स जो होते हैं वो मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनको पता चल जाता है कि उसी सेम एंटीजन का अटैक हुआ है और वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट डिफरेंस है कि ये रिस्पॉन्ड करते हैं उन माइक्रोबियल एंटीजेंस के लिए जो कुछ ही माइक्रोब्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं, और ये जो होते हैं स्पेसिफिक के लिए ही माइक्रोबियल जो
स्पेसिफिक माइक्रोबियल एंटीजन होता है उन्हीं के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं एक्वायर्ड। देन इनेट में जो होता है होस्ट सेल रिसेप्टर, कुछ पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर होते हैं और वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं। उनमें एग्जांपल आता है टॉल लाइक रिसेप्टर, ये पहले भी बता चुके हैं इनेट में। और एक्वायर्ड में क्या होता है, यहाँ पे होस्ट सेल रिसेप्टर जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, जैसे टी सेल रिसेप्टर एंड बी सेल रिसेप्टर्स। अब इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। जैसे एनाटॉमिकल बैरियर में आ जाता है स्किन एंड म्यूकोसा। जब भी कोई बैक्टीरियल अटैक होगा, माइक्रोब का अटैक होगा, तो सबसे पहले ये एक्ट करेंगे। देन फिजियोलॉजिकल बैरियर में बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा जब भी कोई माइक्रोब अटैक होगा। फैगोसाइट्स में आते हैं न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफाजेस एंड मोनोसाइट्स। नेचुरल किलर सेल्स एंड अदर क्लास ऑफ लिम्फोसाइट्स में गामा डेल्टा टी सेल्स, नेचुरल किलर टी सेल्स एंड B1 सेल्स। देन मास्ट सेल्स जो होते हैं वो एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। डेंड्राइटिक सेल, कॉम्प्लीमेंट पाथवे में अल्टरनेट एंड मैनोज बाइंडिंग पाथवे। इसी तरह फीवर एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस, नॉर्मल रेजिडेंट फ्लोरा एंड कुछ साइटोकाइंस में इंक्लूड हैं TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, 6, 8, 12, 16 एंड 18, इंटरफेरॉन अल्फा, बीटा एंड TGF बीटा। एंड लास्ट में एक्यूट फेस रिएक्टेंट प्रोटीन्स। ये सब कंपोनेंट्स हैं इनेट के। एंड एक्वायर्ड में जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं T एंड B सेल्स एंड क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंड साइटोकाइंस। इसमें हैं इंटरल्यूकिन 2, 4, 5 एंड इंटरफेरॉन गामा। तो ये सारे कंपोनेंट्स थे इनेट एंड एक्वायर्ड के। ये सारी डिटेल्स थी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में।